सही हो। गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हमने कल कल पढ़ा था। कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कल क्या हमने पढ़ा था। एक समरी दे देती हूँ मैं। तो कल गुरुदेव ने बताया था कि कैसे आप साधना करते हैं और आप प्रॉपर साधना करते हैं तो जब आपको सिद्धि मिलती है तो एक सिद्ध पुरुष और ऑर्डिनरी पर्सन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। जब एक साधना से आपको सिद्धि मिल जाती है तो जो आप कार्य करते हैं भले आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो पर आपके पास आपके ईश्वर का साथ होता है और आपका इतना पैशन होता है, आप में इतनी इच्छा शक्ति होती है, विल पावर होता है कुछ करने का कि गुरुदेव के साथ का, ईश्वर के साथ का और आपके इच्छा शक्ति से हर एक कार्य संभव हो पाता है, जो कि ऑर्डिनरी पर्सन को नहीं लगता। हमारे जैसे ऑर्डिनरी पर्सन घबरा जाते हैं कि यार अगर हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो हमें कैसे सक्सेस मिलेगी। तो गुरुदेव उसी बारे में बता रहे हैं, हम आगे और पढ़ते हैं। When the energy of sadhana matured in the form of siddhi, it was decided to channelize in it fulfilling timely needs. The work was started. It appeared as if everything was pre-planned. तो गुरुदेव बता रहे हैं कि जब साधना की जो साधना से हमें सिद्धि एक बार मिल गई तो जो भी काम करने थे वो हमें एक पाथ मिल जाता है और हम उस पाथ में शुरू अपने आप को उस बात को फॉलो करके चलने लगते हैं और ऐसे लगता है कि सब कुछ तो प्री प्लान है। हम लोग इस पाथ में चल रहे हैं और हम ऑटोमेटिक धीरे धीरे देखने लगते हैं कि सब चीज सक्सेस सक्सेस मिल रही है। तो यही लगता है कि सब चीज प्री प्लान है और यही रीजन है कि हमें इतना इजीली सक्सेस मिल रहा है। Several person in the beginning termed it as sheer madness and misadventure, but when all these efforts started bearing fruit, they conceded that it was the siddhi of sadhana. All these acts of madness are summed up below. तो गुरुदेव अपने बारे में बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जब मैंने ये मिशन का कार्य लिया, मतलब ये शुरू किया है इस कार्य को कि मुझे ये काम करना है, तो लोग बोल रहे थे कि पागल हो गए हैं ये, ऐसे कैसे करेंगे, ना इनके पास कुछ पैसे हैं और इतना बड़ा करने का ये अपने आप के लिए ठान लिया है। पर गुरुदेव को तो अपने दादा गुरु पे, अपने गुरु पे विश्वास था कि उनका साथ है, उन्होंने मुझे कोई कार्य सौंपा है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो मैं कार्य नहीं करूंगा। तो वो अपनी हिम्मत से उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। वो बोलते हैं जब मेरा मैं जो हार्ड वर्क कर रहा हूँ उसका मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लगा, तब लोगों को पता चला कि ये हो सकता है। तो जितने भी साधना से उन्होंने जो साधना की है उससे जो उन्हें सिद्धि मिली उसको नीचे इनने एक समरी में बताया है कि क्या क्या वो कर पाए। तो हम थोड़ा पढ़ते हैं। टेकिंग अ प्लेज एट द एज ऑफ 15 टू परफॉर्म 24 गायत्री महाप्रस्थाना along with several for 24 years and fulfilling it without faltering। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि 15 साल की एज में ये प्रण लेना कि मेरे को गायत्री महापुरुष करना है, गायत्री की साधना करनी है और अपने पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए, लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि 24 इयर्स तक हमें पता है आज और जौ की रोटी ट्रेन की एक स्ट्रिक्ट साधना की है। तो और उसमें कुछ भी गलतियां नहीं की उन्होंने। तो ये चीज किससे होता है, ये साधना जो उनने की उसी से उनको जो सिद्धि प्राप्त हुई कि वो इतना बड़ा कर पा रहे हैं। फिर सेकंड है बाय वे ऑफ by way of Purnahuti, a Sahastra Yag was performed at Mathura in 1958, in which 4 lakh Gayatri Sadhak were invited and all of them attended. Arrangements being made for their stay, food for 5 days free of चार्ज। तो वो बोल रहे हैं कि जब एक सहस्त्र कुंड यज्ञ परफॉर्म किया था मथुरा में उन्होंने 1958 में, तो 4 लाख गायत्री साधक उस चीज के लिए उनको इनवाइट किया गया था। और बस इनवाइट ही नहीं किया गया, उनके लिए अरेंजमेंट की गई कि वो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, उनके खाने के का भी इंतजाम किया गया 5 दिन के लिए, वो भी फ्री ऑफ चार्ज, इसका कॉस्ट नहीं किया गया। A huge Yagnashala stage and pandal being erected and 7 temporary townships within a radius of 7 miles were being set up. Lakhs of rupees being spent without begging a single paisa. Whole function being celebrated smoothly without interruption or disorder.
तो गुरुदेव आगे बता रहे हैं उसी कार्य में कि एक यक्षशाला स्टेज और पंडाल भी स्टैब्लिश किया गया था, और बहुत सारे पैसे लगे थे, बहुत सारे, इन सारी चीजों को अरेंज करने के लिए काफी पैसे लगे, जो हम सब सोच सकते हैं बिल्कुल लगे होंगे। और उसमें से एक बार भी, और मतलब एक पैसा भी उसमें से किसी से मांगा नहीं गया है, किसी से बेग नहीं किया गया है कि आप प्लीज इतना बड़ा कोई ऑर्गेनाइज, इतना बड़ा कोई फंक्शन हम करने वाले हैं, आप अपना कंट्रीब्यूशन दे दीजिए। कभी भी गुरुदेव ने खुद किसी से पैसे नहीं मांगे हैं, किसी का मन किया तो वो अपना कंट्रीब्यूशन उन्होंने जरूर दिया, पर उन्होंने कभी किसी से बेग नहीं किया, इवन अ सिंगल पैसा। और होल फंक्शन बहुत स्मूथली और बहुत सक्सेसफुली हो रहा था। Ancestral property being sold and a grand building of Gayatri Tapabhumi was built at Mathura. Later, it developed into a huge center of ethical, moral, and spiritual education of the masses to the help voluntarily given by the people for which no appeal being made. तो वो बोल रहे हैं कि मैंने अपना वो तीसरी पॉइंट बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैंने अपना एंसेस्टर का प्रॉपर्टी बेच दिया, और उससे जो मुझे पैसा मिला उससे मैंने गायत्री तपोभूमि मथुरा में बनाई। और उसके बाद वही जो प्लेस है गायत्री तपोभूमि, वो ह्यूज सेंटर बना फॉर एथिकल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। उधर बस अध्यात्म का ज्ञान नहीं मिलता था, वहाँ पे आपको मॉरल और एथिकल ज्ञान भी मिलता था, जहाँ पे आपको पता चलता था क्या सही है क्या गलत है, कैसे एज अ ह्यूमन हमें बिहेव करना चाहिए, नॉट ओनली विद अदर ह्यूमंस बट विद एनिमल्स, विद द होल सोसाइटी, होल सोसाइटी एज अ होल, पूरे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपने आप को कैसे कंडक्ट करना चाहिए, वो सब कुछ की शिक्षा यहाँ पे मिली। और लोगों ने अपना इसमें कंट्रीब्यूशन दिया, कंट्रीब्यूशन इन द सेंस कि कोई होना तो चाहिए ना एज अ टीचर, उन्हें समझाने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो साधक इस कार्य के लिए भी सामने आए, जिन्होंने अपना गुरुदेव के साथ कार्य करने के लिए अपना सहयोग दिखाया। Akhand Jyoti magazine being published regularly since 1937 without accepting any advertisements. तो गायत्री अखंड ज्योति मैगजीन जो है वो 1937 से पब्लिश होती आई है, तो अनस्टॉपेबल वो पब्लिश हुई है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई दिक्कत हुई है। और कोई भी आप जानते हैं कि कुछ भी आपको सेटअप करना होता है इन मीडिया इंडस्ट्री, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज ऐड करें। अनटिल एंड अनलेस आप ऐड नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप क्या कार्य करने वाले हैं। और ज्यादा मास तक पहुंचना है तो एडवर्टाइजमेंट इज वेरी नेसेसरी। पर अखंड ज्योति मैगजीन का कोई आप देखेंगे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ, वो खुद गुरुदेव की बातों में इतनी शक्ति थी और ये कार्य होना था कि ये मासेस तक पहुंच पाया। The weekly Harijan published by Gandhiji had to be discontinued when it became non-viable. तो हमें पता है गांधी जी हरिजन करके एक मैगजीन और वीकली मैगजीन्स लिखते थे, वीकली अपना आर्टिकल लिखते थे। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि वो थोड़े दिनों के बाद वो पब्लिश होना बंद हो गया, क्योंकि वो इतना ज्यादा रिलायबल नहीं रहा। उसके रीजन की वजह से वो बंद हो गया उसका पब्लिकेशन। एट प्रेजेंट 1.5 लाख कॉपीज ऑफ अखंड ज्योति आर बीइंग पब्लिश्ड एंड ईच इशू इज बीइंग रीड बाय सेवरल पर्सन्स। इट्स रीडर्स आर नॉट लेस देन अ मिलियन। सो एट प्रेजेंट गुरुदेव बता रहे हैं कि अभी के समय में अगर मैं आपको बताऊं तो 1.5 लाख कॉपीज अखंड ज्योति की पब्लिश हो चुकी हैं। और हर एक इशू जो उसमें लिखा गया है, हर एक इशू को बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, और उसके रीडर्स मिलियन से कम नहीं है। मिलियन 1 लाख 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इस मैगजीन को पढ़ रहे हैं। When ancient spiritual and religious literature have been translated into Hindi, and absolutely low price books incorporating spiritual principle applicable in practical life have been published in large numbers. तो अब आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि बहुत सारे स्पिरिचुअल, अध्यात्म और रिलीजियस लिटरेचर्स जो पहले लिखे गए थे, ऑब्वियसली संस्कृत में लिखे गए होंगे स्पिरिचुअल। और संस्कृत इज समथिंग, संस्कृत इज अ लैंग्वेज की इंडिया में सबको समझ नहीं आती, और तो सबसे पुराना एंशियंट लैंग्वेज है, पर आज भी आप देखेंगे उसकी इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है, कोई एज अ सब्जेक्ट उसे पढ़ना नहीं चाहता। और उसके प्रैक्टिकल रीजंस भी हैं, पर नहीं है इतना सब्जेक्ट कि
कोई ज्यादा नहीं लेता, उसका डिमांड नहीं है, जबकि संस्कृत इज सच अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, उसे पढ़ें तो कितना सारा ज्ञान हमें मिलेगा। तो पहले की एंशियंट फिर जितने भी टेक्स्ट हैं वो तो संस्कृत में लिखे जाते थे, तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया और उसको मास्टर्स लोगों के सामने बहुत लो प्राइस में उसको अवेलेबल करवाया गया कि लोग बहुत कम दाम में उसको खरीद के पढ़ सके। और नॉलेज नॉलेज तो इतनी मिलेगी कि लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। नॉलेज इज समथिंग, बोलते हैं नॉलेज, आपको अगर अपने लाइफ में इन्वेस्ट करना है तो एक चीज पे कीजिए, और वो है ज्ञान पे, क्योंकि ज्ञान अगर एक बार आपको मिल गया ना तो आपसे कोई छीन नहीं सकता। और वो ज्ञान आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, ज्ञान आपको एक बार मिल जाए तो पूरी सोसाइटी के लिए एट एट लार्ज बेनिफिशियल होगा। आप जो भी कार्य करेंगे पूरे सोसाइटी के लिए करेंगे, और आप एक एसेट होंगे पूरे सोसाइटी के लिए, नॉट अ लाइबिलिटी। तो गुरुदेव बता रहे लो प्राइस में मैंने बुक्स को लोगों के सामने अवेलेबल करवाया कि वो ले सके। और बहुत सारे, अब इसमें बता रहे सम ऑफ देम हैव आल्सो बीन ट्रांसलेटेड इनटू अदर इंडियन लैंग्वेजेस। यही नहीं है कि बस हिंदी में बुकों को ट्रांसलेट किया गया, बहुत लोग हैं हिंदी नहीं समझते, southern साइड हो गया, ईस्टर्न साइड हो गया, there's so many, नॉर्थ ईस्टर्न साइड आई एम टॉकिंग अबाउट। तो हिंदी नहीं समझ सकते तो उनके लिए भी अदर इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल करवाया गया कि वो अपने मदर टंग में उस बुक को पढ़ सके। दीज बुक्स हैव इनलाइटेंड मिलियंस ऑफ पीपल हु हैव रीड देम। बिल्कुल, बहुत लोगों को इससे एक तरह से जागृति हुई है कि अच्छा एक्चुअल में क्या है। अगर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो, हाँ, जिसके लिए हमारे अंदर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है, हम उसके बारे में आधा जानते हैं। और हमेशा कहा जाता है हाफ नॉलेज इज डेंजरस। आप किसी भी चीज के बारे में आधी नॉलेज रखते हैं तो वो हमेशा डेंजरस होती है, क्योंकि उसी से फिर आप अजम्पशंस क्रिएट करते हैं। जब आपको पूरी बात ही नहीं पता तो अजम्पशंस क्रिएट करेंगे तो अजम्पशंस भी रॉन्ग होने वाले हैं। तो वही चीज हुआ कि जितने भी उन्होंने बुक्स लिखे उसको पढ़ के लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई। Gayatri Parivar has been established, which is spearheading Pragya Abhiyan movement for refining public mind, Yug Nirman Yojana for the growth of righteous tendencies and attitudes in the society. गायत्री परिवार के आप जानते हैं कि ये दो कार्य पे गुरु अभी भी कार्य चलता रहता है। तो उसमें वो बोल रहे हैं कि प्रज्ञा अभियान गायत्री परिवार ने चलाया, जिसमें क्या है कि लोगों के माइंड को रिफाइन करना है। वो जो सोचते हैं, जो सोचेंगे वो अच्छा सोचें, और कोई लेंस लगा के कोई चश्मा लगा के आप चीजों को ना देखें। आपको नहीं पता तो उसके बारे में जजमेंटल मत होइए, और उसके बारे में अपने अजम्पशंस या प्रिजम्पशंस मत दीजिए जब तक आप पूरी बात को नहीं जानते हैं। वही होता है रिफाइनमेंट ऑफ माइंड। जो चीजें हैं उसको वैसे ही देखिए, और ज्यादा इंटरप्शन ना कीजिए जो चीजें आप नहीं जानते हैं। और ये युग निर्माण योजना इज फॉर द ग्रोथ ऑफ राइटिशियस टेंडेंसीज एंड एटीट्यूड्स इन द सोसाइटी। तो युग का निर्माण, उसके लिए योजना गुरुदेव ने शुरू की थी, जिसमें कि लोगों में अच्छे विचार आए और उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो, उनका एटीट्यूड ट्रांसफॉर्म हो फॉर गुड। अच्छी चीजों के लिए उनका जिंदगी बदले, एक अच्छा एटीट्यूड वो अपनी लाइफ में लेके चले। उसके लिए भी अभियान गायत्री परिवार ने ही शुरू किया है। Regular training is being imparted according to prescribed curriculum to Yug Shilpi Pragya Putra in regular camps in self-development and development of the society. Sadhana camps of 10 days each are being held for Gayatri Sadhak free of cost. तो अब गुरुदेव बता रहे हैं जो हमने बुक में पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ लिया कि ट्रेनिंग, एंड दैट टू रेगुलर ट्रेनिंग फॉर ईच एंड एवरीथिंग जो गुरुदेव अपने साधकों द्वारा करवा रहे हैं, खुद कर रहे हैं। तो पहले उस चीज के लिए परिपक्व हो रहे हैं, उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और उतने ज्यादा उसमें एक्सपर्ट पा रहे हैं, देन ओनली वो कोई भी कार्य अपने साधकों से या अपने से खुद से वो कर रहे हैं। तो हमने देखा है रेगुलर ट्रेनिंग का बहुत महत्व गुरुदेव ने शुरुआत से ही, जितने भी मिशन के उन्होंने प्लान्स बताए उसमें रेगुलर ट्रेनिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट, जो उन्होंने हमेशा प्ले किया है। और उन्होंने हमेशा इंश्योर किया है कि जो भी साधक कार्य कर रहे हैं उसमें ट्रेनिंग हो। तो गुरुदेव ने बोला कि रेगुलर ट्रेनिंग के लिए हम देख सकते हैं कि एक प्रिस्क्राइब करिकुलम बनाया था, और युग शिल्पी प्रज्ञा पुराण पुत्र के लिए एक रेगुलर कैंप, बेसिकली रेगुलर कैंप्स डेवलप किए थे। और कैंप्स में क्या होते थे कि आप सेल्फ को कैसे डेवलप करेंगे, और
जब आपकी सेल्फ की डेवलपमेंट होगी तभी डेवलपमेंट होगी सोसाइटी की, क्योंकि वंस आप अपने आप को चेंज कर लेते हैं, आप एक अच्छे ह्यूमन बन जाते हैं, तो आप एसेट हो जाएंगे सोसाइटी के लिए। एसेट वो है जो फायदा दे सोसाइटी को, और सोसाइटी हम ही लोगों से बनती है। तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, एक इंसान अगर लिविंग एग्जाम्पल है ना, तभी इंसान इंस्पायर होता है। आप बोल ले भले कितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं, पर आप फॉलो ना करें तो इंसान को ये लगेगा कि बातें तो अच्छी करता है, पर मुझे लगता नहीं है कि ये इनमें से कुछ भी फॉलो करता है। बट अगर आप एक लिविंग एग्जाम्पल हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो आप करते भी हैं, देन लोग आपसे ऑटोमेटिक इंस्पायर होंगे। और उससे हम देखते हैं कि एक इंसान के सुधरने से ऑटोमेटिक पूरी सोसाइटी सुधर जाती है। तो ये जो युग शिल्पी प्रज्ञा पुत्र का जो एक प्रिस्क्राइब करिकुलम बनाया था कि लोगों को इसमें इसके द्वारा ट्रेन किया जाता था कि आप अपने आप को डेवलप कीजिए, एंड उससे डेवलपमेंट होगी सोसाइटी की, वो उसी पे बेस्ड था। एंड देन साधना कैंप्स भी होते थे 10-10 दिन के, जिसमें गायत्री साधक को ट्रेन किया जाता था कि साधना कैसे करनी है। एंड ये सारे कैंप्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। साधकों से उनको ट्रेन करने के लिए, उनको स्किल प्रोवाइड करने के लिए कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। Brahmavachus Research Institute being established to conduct research for integration of science and spirituality. हमने पहले भी देखा है और बहुत इम्पोर्टेंट है, हम देखते जाएंगे इस चीज को कि ब्रह्मवचस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो जिसको स्टैब्लिश गुरुदेव ने किया, उसमें सबसे पहला रिसर्च इस चीज के लिए हुआ था कि विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय अगर असली में है कि नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, ये ट्रुथ है कि ये जस्ट मिथ है। इसमें इस बात में कोई सच्चाई है कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से मिले हैं, कि बस ये एक एक झूठ है। तो उस चीज पे रिसर्च करने के लिए सबसे पहला रिसर्च ब्रह्मवचस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस बारे में किया था। high level research on Yajnopathy and great power of Gayatri Mantra being conducted here. तो अब रिसर्च इस चीज पे भी किया था कि यज्ञ का क्या महत्व है, यज्ञ की वजह से अगर हम यज्ञ करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, उस पे भी रिसर्च हुआ था। और गायत्री मंत्र, जिसे हम बोलते हैं महामंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है, तो ये जो मंत्र है गायत्री मंत्र, जिसे महामंत्र कहते हैं और सुपीरियर मंत्र कहते हैं ऑल द मंत्रास अवेलेबल, वो क्या ये बात सच है कि ये भी एक मिथ है, उस पे भी रिसर्च किया गया था। The work of conducting new research on the ancient science of medicinal herbs initiated by Charak Rishi have also been taken up. तो हमें ये भी पता है कि चरक ऋषि का ट्रेडिशन रहा है। चरक ऋषि ने हमें क्या दिया था, हमें ये दिया था कि जितने भी हर्ब्स हैं उनमें से बहुत सारे हर्ब्स के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, जिसको आप यूज करके आपके जितने भी डिजीजेस उसे आप क्योर कर सकते हैं। तो इस ट्रेडिशन पे जो चरक ऋषि ने हमें एक ट्रेडिशन दिया, उस और ट्रेडिशन को शांति कुंज में फॉलो करके उस पे भी रिसर्च किया गया कि किस जड़ी बूटियों में, किस हर्ब्स में कौन सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए। The broken links of the ancient astronomical science are also being discovered here. तो हम जानते हैं कि हमारे एंशियंट टाइम में एस्ट्रोनॉमी का कितना बड़ा रोल रहा है। एस्ट्रोनॉमी से बहुत सारी चीजें हमारे ऋषि प्रिडिक्ट कर पाए हैं, और आज भी नो डाउट एस्ट्रोनॉमी का कितना ज्यादा डिमांड है और कितनी ज्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है आज की लाइफ में भी। तो एस्ट्रोनॉमी भी एक तरह से उस समय बिखर गई थी, कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, तो उसको भी एक तरह से पुनः जागरण करने के लिए कि व्हाट डज एस्ट्रोनॉमी बेसिकली, एंड उसके रूट्स पे जाकर उस पे रिसर्च करने का भी कार्य ब्रह्मवचस रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुआ था। 2400 Pragyapeeths and 12,000 Pragya Sanstans being established for moral, intellectual, social rejuvenation and revitalization. तो हम जानते हैं कि 2400 प्रज्ञापीठ, विच इज अ ह्यूज टास्क, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को लगता है, मतलब नहीं, किसी को नहीं लगता, सॉरी सब जानते हैं कि गुरुदेव ने बहुत बड़ा कार्य किया है। और मतलब मैं ये कह रही हूँ कि इंस्टीट्यूशन, हम जैसे एज ए ह्यूमन देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ बन गया इंस्टीट्यूशन, और उसके पीछे की कहानी किसी को नहीं पता होती है। पर इस बुक के माध्यम से, इस पुस्तक के माध्यम से हमें पता चला कि गुरुदेव ने कितने सारे कार्य किए हैं और छोटा छोटा स्टेप लिया है, लोगों का धीरे धीरे साथ मिलता गया।
और बाय गॉड्स ग्रेस उन्होंने जो भी कार्य किया उसमें उन्हें सक्सेस मिला है। तो हमें मालूम है 24 प्रज्ञा पीठ और 12,000 प्रज्ञा संस्थान स्टैब्लिश हुए थे, और मॉरल इंटेलेक्चुअल और किस लिए हुए थे ये 12,000 आप प्रज्ञा संस्थान देखते हैं, 2400 प्रज्ञा पीठ देखते हैं, ये इसलिए हुए थे कि लोगों में एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आए। ये वो समय है जब आप देखते हैं कितने सारे सोशल इविल्स इंडिया में हैं। हर एक समय की अपनी एक चैलेंज होती है। अभी के समय की अपनी चैलेंज है, आप देखते हैं जेंडर इक्वालिटी के लिए सब लड़ रहे हैं, जहाँ पे वो चाहते हैं कि मेन एंड वुमेन शुड बी इक्वल, एंड वुमेन अपनी राइट्स मांग रही है। अब हर एक छोटी चीजों में देखते हैं कि ये जेंडर इक्वालिटी, जेंडर सेंसिटाइजेशन, इसके बारे में कितनी बातें हो रही हैं, इसके लिए कैंप्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं कि लड़का और लड़की दोनों को सेंसिटाइज किया जाए कि इवन इफ दे आर डिफरेंट जेंडर, हमें एक दूसरे से इक्वली बिहेव करना चाहिए। और लड़कियों को बढ़ाने के लिए आप देखते हैं गवर्नमेंट कितने सारे स्कीम्स लेके आती है। तो अभी का ये इशू है, पर उस समय का उससे भी ज्यादा इश्यूज थे, सोशल इतने सारे सोसाइटल इवल्स थे। अब उस समय इस बारे में कोई बात नहीं करता था कि जेंडर इक्वालिटी हो जाए, मेन एंड वुमेन शुड बी इक्वल, वो चीज नहीं था, क्योंकि अभी तो लड़कियों को शिक्षा का ही इतना अधिकार नहीं मिला था। उस समय इंडियन वुमेन कितनी शिक्षित थी वही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। उस समय सती सिस्टम बहुत प्रेवलेंट था, आप जानते हैं, और भी जितने भी सिस्टम थे। और प्लस वो पॉवर्टी तो इंडिया में हमेशा से रही है। पॉवर्टी का सबसे बड़ा कारण ही होता है बैकवर्डनेस। अगर आप एजुकेटेड नहीं है, आप बैकवर्ड होंगे तो ऑब्वियसली आपकी लाइवलीहुड उससे इफेक्ट होगी, क्योंकि आप अर्न नहीं करेंगे इतना, एंड देन पॉवर्टी इज द मेन रीजन। तो इंडिया में बहुत सारे सोशल इवेंट्स थे, और लोगों ने, हाँ, चिल्ड्रन जैसे विडो रीमैरिज नहीं होता था उस समय। आप जानते हैं कि एक बार किसी की का हस्बैंड मर गया तो या तो उन्हें सती प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, या तो उन्हें विधवा वाला जीवन जीना पड़ता था, एंड उसमें भी उन्हें कोई राइट्स नहीं। वो बिल्कुल विधवाओं वाला जीवन जिएंगे, क्योंकि उनको फिर कर्स माना जाता था, बोलते थे कि वो औरत अच्छी नहीं है, वो ये परफॉर्म नहीं करेगी, फंक्शन में इस फंक्शन को अटेंड नहीं करेंगी, मैरिजेस अटेंड नहीं करवाते थे विडो से। तो विडो रीमैरिज जैसा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में आया। तो देयर सो मेनी सोशल इवेंट्स उस समय थे। तो गुरुदेव का प्रज्ञा पीठ और प्रज्ञा संस्थान को स्टैब्लिश करने का ये भी मकसद रहा है। उनका मिशन तो नो डाउट सबसे पहला था, पर उससे पहले आप जानते हैं कि वो फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं। उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में भी अपना पार्टिसिपेशन दिया है, और उसमें उन्हें पता है कि सोशल इवल्स क्या थे सोसाइटी के। तो ये सारे जितने भी संस्थान स्टैब्लिश हो रहे हैं इसीलिए हो रहे हैं कि लोगों में मोरालिटी आए, लोग सेंसिबल बने, लोगों में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो ये सारे कारणों की वजह से इतने सारे प्रज्ञा पीठ और प्रज्ञा संस्थान स्टैब्लिश हुए थे। एफर्ट्स बीइंग मेड टू स्प्रेड 1 मिनट Yugantarya Chetna among migrants of Indian origin in 75 फॉरेन कंट्रीज। तो अब हमें मालूम है कि गुरुदेव का जो कार्य है वो इंडिया तक सीमित नहीं रहा है, फॉरेन कंट्रीज में भी जो इंडियन एनआरआईज हैं उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग निभाया है कि वो अलग अलग कंट्रीज में इस चीज को फैला सकें, स्प्रेड कर सके। तो उसमें भी गुरुदेव का एक माइंड था कि जितने भी जो कार्य हैं वो फॉरेन कंट्रीज में भी फैले कि लोग उससे भी बेनिफिट उठा सके। अ न्यू सेंटर हैज बीन established फॉर इन depth study of various languages and cultures of the world so that the message of the advent of new golden era would be brought home to the people of the world at large। तो हम जानते हैं कि जितने भी सेंटर स्टैब्लिश हुए हैं वहाँ पे इन डेप्थ स्टडीज होती थी डिफरेंट लैंग्वेजेस की, कल्चर्स की भी, कि जैसे कि जो हम एक जो गुरुदेव का एक मिशन था, पार्ट ऑफ द मिशन था कि न्यू गोल्डन एरा लेके आना है हमें, जिसमें लोग जागृत रहे, लोगों को पता चले कि एक्चुअल में इधर आने का, इस लाइफ में आने का क्या कारण है। तो उस चीज को भी जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी था कि लोग जो साधक हैं, जो ये कार्य में उनका साथ दे रहे हैं, उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस आए, डिफरेंट कल्चर्स से वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, जैसे कि वो
उन इंसानों को जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस और कल्चर से बिलोंग करते हैं, उनको अपनी बात रखने में उनको कोई दिक्कत ना हो। वो उनके लैंग्वेज में उनसे कन्वर्सेशन हो पाए, और इस मिशन के बारे में वो सब भी जाने। मेन क्या बात है, ये सारे कार्य क्यों हो रहे हैं? लैंग्वेज शुड नेवर बी अ बैरियर। हमेशा कहा जाता है कि जिसको जो लैंग्वेज समझ में आए ना, उस लैंग्वेज में उसे अच्छी बात बतानी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज, तो बस लैंग्वेज को हम लोग आजकल इतना ओवर हाइप इशू है ना कि अरे मुझे इंग्लिश नहीं आती, या मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती। नो मैटर, मतलब इट्स इट्स नो इशू एट ऑल। आप कभी भी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि आप कोई लैंग्वेज सीख नहीं सकते हैं। आप कभी भी स्टार्ट कीजिए, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो ये भी एक तरह से हमें मोटिवेशन मिलती है कि आप देख रहे हैं कि जो गुरुदेव के कार्य को करने के लिए लोग आज सामने आ रहे हैं, उन्होंने नए-नए लैंग्वेजेस सीखे हैं, और किस लिए सीखे हैं, और उस पे रिसर्च भी किया है कि जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस और कल्चर्स को वो और ज़्यादा जान सकें इन डेप्थ। और इसलिए सीखे कि वो दूसरे लोगों को उनके लैंग्वेज से गुरुदेव के मिशन के बारे में बात रख सके, व्हिच इज़ वेरी मोटिवेटिंग। हमें इससे सीखना चाहिए कि हम किसी भी एज में हो, नो मैटर हमारा कोई भी एज हो, लर्निंग की कोई एज नहीं होती। आज अगर आपने ठान लिया है कि भई मुझे तो इंग्लिश सीखनी है, या मुझे आजकल आप देख रहे हैं आजकल जापानीज़ लैंग्वेज का बहुत ट्रेंड है, क्योंकि जितने भी आप कार्टून्स देखेंगे, जितने भी हे सीरीज़ देखेंगे, वो जापानीज़ लैंग्वेजेज़ में होती हैं, तो लोगों को उसकी क्रेज़ है। तो क्योंकि उनको उसमें इंटरेस्ट है, तो आप देखेंगे जापानीज़ लैंग्वेज बिल्कुल एलियन लैंग्वेज है हमारे लिए, पर इंडिया में बहुत लोग सीख रहे हैं। तो वो एक मोटिवेशन है कि कभी भी एज नहीं होती कुछ सीखने की। Publicity is being done through the medium of tape recorder and slide projectors. It will now be done by video films also. तो आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज का इंडिया में आज प्रेजेंट गवर्नमेंट भी है कि हमें इंडिया को कैशलेस इकोनॉमी बनानी है। आप देख रहे हैं जितने भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लेकर जितने भी स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आ रही है, उसमें आपको ये सब स्कीम्स का लाने का मेन मकसद है कि मीडिएटर कोई ना हो, कि जो पैसा खा ले। आप डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी है उसके बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, उससे सुंदर बात क्या हो सकती है? तो हम देख सकते हैं प्रेज़ेंट गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी के लिए आगे बढ़ रही है। वैसे ही गुरुदेव उसी समय टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना जानते थे। आप देखिए टेप रिकॉर्डर के माध्यम से उनकी बातों को रखा जा रहा है। फिर स्लाइड प्रोजेक्टर्स, जो प्रोजेक्टर्स हैं उससे उनकी बातों को दिखाया जा रहा है, ये मिशन किस लिए है, उन चीज़ों को दिखाया जा रहा है। और अब हम देख रहे हैं कि गुरुदेव बता रहे हैं कि वीडियो फ़िल्म्स का भी अब इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि कोई भी कार्य को अगर आपको सक्सेस करना है, तो नॉट ओनली आप में पैशन होना चाहिए, नॉट ओनली ईश्वर का ब्लेसिंग होना चाहिए, आपको उस कार्य को पॉसिबल बनाना है, तो इन एनी हाउ और कोई भी मीडियम जो आपके लिए बेनिफिशियल हो उसको इस्तेमाल करके अपना कार्य करना चाहिए। और गुरुदेव ने उस समय अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जन-जन तक अपनी बात को रखा है, वो हमारे लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि हमें भी कोई भी टेक्नोलॉजी, भले हमें न्यू टेक्नोलॉजी आए या ना आए, हम सीखें और उसका अच्छा इस्तेमाल करें गुरुदेव की बातों को और उनके मैसेजेस को फैलाने में। हमारा भी योगदान होना चाहिए, छोटा ही पर होना चाहिए। The message of Pragya Abhiyan being spread through folders in many languages for creating an awareness of the emerging new higher consciousness in humanity. तो प्रज्ञा अभियान का भी जो मैसेज है उसको भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में लोगों में फैलाया गया कि लोगों में अवेयरनेस आए, और एक कॉन्साइंस जो है ना हमारा अंदर का वो जागे। जब हम बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि अगर आपने अपने मन की सुन ली ना कोई भी डिसीजन लेने से पहले, तो आपका वो डिसीजन कभी रॉन्ग नहीं होगा। क्योंकि आपका मन एक बार ज़रूर बताता है कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। आपने हमेशा देखा होगा, जैसे कि अगर आप किसी के साथ रॉन्ग बिहेव करते हो ना, आपका मन ज़रूर बोलता है कि क्यों कर रहे हो? दैट्स रॉन्ग, दैट शुड नॉट बी डन, वो नहीं करना चाहिए आपको। तो देन हम अपने माइंड को दबाना इतना ज़्यादा सीख लिए हैं ना कि हम अपनी चलाते हैं और मन की नहीं सुनते। फिर हमें लगता है कि मन तो कुछ बोलता ही नहीं है। आप बोल रहे हो मन बोलता है, मन हमेशा बोलता है। मन हमेशा बताएगा, हमें अवेयर करेगा कि ये रॉन्ग है या ये करेक्ट है। हमेशा हमें एक इंस्पायर करता है, पर देन हम नहीं सुनते। तो कॉन्साइंस का जगाने का काम, कि आप कॉन्शियस रहें जो भी कार्य करें, वो प्रज्ञा अभियान का मेन मोटिव ये भी था।
Four volume of Pragya Puran have been published. Efforts are afoot to publish them in other languages, and its tapes are being prepared. तो four volumes of Pragya Puran भी publish हो चुका था, और अब का आगे का जो गुरुदेव का कदम था कि उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में भी पब्लिश किया जाए और उसके टेप बनाया जाए, टेप रिकॉर्ड कर दिया जाए। जैसे लोग टेप रिकॉर्डर के माध्यम से भी उनकी बातों को सुने। Through the medium of stories and tales in Pragya Puran, an effort being made to provide guidance to the common masses for meeting the day-to-day challenges and problem of present-day life righteously, boldly and wisely। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि प्रज्ञा पुराण को मैंने स्टोरीज के माध्यम से लोगों के सामने रखा कि लोग समझें कि उनमें उनके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या जिस भी कंफ्यूजन से वो अपने लाइफ में गुजर रहे हैं, डे टू डे चैलेंजेस ही बहुत ज्यादा ह्यूज होते हैं इन लोगों के लिए। एज अ ह्यूमन हमारे लिए डे टू डे चैलेंजेस जो हमारे लाइफ में आते हैं वही बहुत बड़ी हमारे लिए हर्डल होती है लाइफ की। तो उसको सॉल्व करने के लिए उसकी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन प्रज्ञा पुराण में आपको स्टोरीज के माध्यम से मिलेंगे। और एवरी स्टोरी हैज अ मॉरल, आप जानते हैं आखिर में आप कुछ सीखते हैं एक स्टोरी से। और स्टोरीज आर ऑलवेज दी करेक्ट मीडियम की किसी को कुछ सिखाना है। और स्टोरीज तो ऐसी चीज होती है कि बच्चे से बच्चे बड़े भी लोग पसंद करते हैं स्टोरीज को। तो और उससे हम गुरुदेव चाहते थे कि हम सीखें कि कैसे हमें कोई भी अगर निर्णय लेना है तो हम बोल्डली उस निर्णय को लें, नो मैटर सोसाइटी कितना अगेंस्ट रहे। अगर आप अपने लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं तो प्लीज गो फॉरवर्ड, उसके लिए आगे बढ़िए और वाइजली बिल्कुल समझदारी से अपने हर एक डिसीजन को लें। के लिए प्रज्ञा पुराण उन्होंने स्टोरीज के माध्यम से पब्लिश किया, लिखा, जैसे लोग उसे समझे और अपने लाइफ में उसको एक हिस्सा बनाए उसे। नॉट लेस देन 1000 गेस्ट पिलग्रिम एंड ट्रेनीज आर इन रेसिडेंस एट शांति कुंज एट वन टाइम। तो वो बोल रहे हैं कि 1000 से ज्यादा ही गेस्ट होते थे, ट्रेनीज जो ट्रेन कर रहे हैं, एंड पिलग्रिम्स जो शांति कुंज में एक ही बार में एक साथ रहते थे। तो काफी लोग, मतलब उनका कहने का मतलब है बहुत लोग आते थे शांति कुंज में उधर लोगों को ट्रेन करने के लिए या कुछ सीख के जाने के लिए। हमारे जैसे लोग जो साधक बन के जाते थे, कुछ सीखने जाते थे, लोगों गुरुदेव की कुछ भी बातें सुनने को मिल जाए उसके लिए जाते थे। तो देवर so many guests in Shanti Guj at one point of time. They provided free board and lodging. They return after taking prasad with a deepened faith and in respect for the mission's activity. तो उन्हें प्रसाद उनको एक तो पहली बात कि उन्हें रहने का जो भी था फ्री रेजिडेंस था, मतलब उन्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ता था। वो आराम से शांति कुंज में रह सकते थे और उन्हें प्रसाद दिया जाता था इस फेथ के साथ कि और इस विश्वास के साथ कि वो अपने मिशन में एक तो पहली बात कि उनका जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन मिल सके, एंड प्लस वो मिशन में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे अगर वो चाहे। कभी भी गुरुदेव ने फोर्स नहीं किया कि आप अपना कंट्रीब्यूशन किसी भी प्रकार का दें। जो भी लोग आए हैं, ये ब्यूटी रही है शांति कुंज में कि जो भी लोग आए हैं वो बहुत विलिंग रहे हैं कि वो अपना कंट्रीब्यूशन गुरुदेव को एनी हाउ, छोटा भी कैसा भी वो कंट्रीब्यूशन गुरुदेव के कार्य को दे। Many person come to Gayatri Tirth Shanti Kunj and perform Anushthan sadhana. This has helped them in their inner self growth, in getting rid of evil tendency, molding their lives in accordance with perennial principles of truth. These positive orientations in their personality have been scientifically verified at Brahmavachas Research Institute. तो गुरुदेव बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग गायत्री तीर्थ शांति कुंज में इसलिए आते थे कि वो अनुष्ठान साधना करते थे जिसमें जिसकी मदद से वो इनर उनका इनर ग्रोथ हो, इनर सेल्फ ग्रोथ हो। जैसे कि जितने भी उनमें इवल टेंडेंसी है, जो भी रॉन्ग करने की आदत है उनकी, वो हटे और वो अपना लाइफ को एक अच्छे चीज के लिए समर्पित कर सके, ट्रुथ के लिए, सही चीजों के लिए अपने लाइफ को मोल्ड कर सके। उनका एटीट्यूड, ओवरऑल उनकी बेसिक पर्सनालिटी बदल जाए। कभी भी एक इंसान को अगर अपने अंदर चेंज लाना होता है तो पहला चेंज उसे अपने इनर सेल्फ ग्रोथ में लाना पड़ता है। इनर, आप इनर कैसे सोच रहे हैं? हम बाहर कितना भी अच्छा प्रिटेंड कर ले, पर अगर अंदर से आप किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, आप कितना भी ट्राई कर लें, वाइब्रेशंस की ताकत इतनी है कि उस इंसान तक पहुंच जाएगा। आप
बाहर से बहुत प्रिटेंड कर रहे हैं कि सी आई एम वेरी गुड विथ यू, मेरे अंदर आई डोंट हैव एनी ग्रजेस अगेंस्ट यू, मेरे अंदर कोई ग्रजेस नहीं है आपके लिए। आप ऊपर से कितना भी प्रिटेंड कर ले, पर अंदर से इफ यू आर थिंकिंग रॉन्ग अबाउट समबडी, देन वो वाइब्रेशन डेफिनेटली नो डाउट वो उस इंसान तक पहुंचेगी। उस इंसान को ये नहीं पता चलेगा ये वाइब्रेशन कहाँ से आ रही है, पर उसको अजीब महसूस होगा। और एक समय आएगा कि अगर आप कॉन्टिन्यूसली वो वाइब्रेशन उस इंसान को दे रहे हैं ना, तो वो भी उसको ये भी समझ में आ जाना है कि ये वाइब्रेशन आ कहाँ से रही है। एंड देन फिर क्या होगा, वो इंसान भी आपके बारे में नेगेटिव सोचेगा, एंड देन दिस साइकिल विल गो ऑन, इधर से नेगेटिव उधर से नेगेटिव, एंड देन वो रिलेशन ऐसे ही खराब होते हैं कि आप ऊपर से तो सही है, हम बोलते हैं सब तो कर दिया, तब भी पता नहीं क्यों हो गया, क्योंकि अंदर से आप ठीक नहीं है, आप अंदर से अच्छे विचार उस इंसान के लिए उसके प्रति नहीं है, तो जब आप ऐसा कैसे सोचेंगे। हमें लगता है कि हम ये डबल फेस लेकर कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम ऊपर से तो ठीक है, पर सबसे पहला हार्म आपको ही होता है, क्योंकि आप बोलते हैं ना कि आप जो सोच रहे हैं या जो कर रहे हैं, यू आर द फर्स्ट पर्सन गेटिंग इट। आप पहले इंसान है जिसको ये सब मिल रहा है, चाहे आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं या गलत विचार कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको एज अ पर्सन एज अ होल आपको चेंज करना है, तो जर्नी शुड स्टार्ट फ्रॉम इनर, अंदर से वो जर्नी शुरू होनी चाहिए। पहले आप अंदर से सही सोचिए, मुंह से जो ऑटोमेटिक, मतलब ऑटोमेटिक आपको आपका मुंह भी बंद हो जाएगा दूसरों के लिए गलत कहने का, जब आप अंदर से शांत हो जाएंगे। तो वही गुरुदेव बोल रहे हैं कि गायत्री तीर्थ में, शांति कुंज में लोग आते थे अनुष्ठान साधना करने के लिए, कि वो इनर सेल्फ ग्रोथ अपना कर सके। It can be well imagined how much labor, concentration, manpower, and resources must have been needed to accomplish so huge a task. बिल्कुल, नो डाउट कि जितना भी काम ये कोई भी इमेजिन कर सकता है, कितना ज्यादा लेबर, कितना ज्यादा मेहनत, कितना ज्यादा कंसंट्रेशन, कितने लोगों का साथ, इस इन चीजों को, जितने भी अभी हमने 15 पॉइंट्स देखे जो गुरुदेव ने इस मिशन में कर चुके हैं, ये बस एक ही चीज को दर्शाता है, वो दर्शाता है इनकी मेहनत, इनकी कंसंट्रेशन, जितने लोगों का इनको साथ मिला गुरुदेव को, एंड कितना ज्यादा परिश्रम चीजों को करने का, वो सारी चीजें मिलकर इस टास्क को कंप्लीट कर पाई है। The fact is that the invisible power of only one individual has been operation for accomplishment of all these stupendous tasks. तो बात जो फैक्ट है वो ये बात है कि ये सारा कार्य बस एक के द्वारा संभव हो चुका है, एंड दैट इज इनविजिबल पावर, गॉड की जो इनविजिबल पावर गुरुदेव के साथ हमेशा रही। यही कारण है कि उन्होंने जो भी टास्क लिया उसके पॉजिटिव रिजल्ट ही आए, वो उस चीज में उनको विजय ही मिली। और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट इसका ये है कि लोगों का कितना ब्यूटीफुल साथ इन्हें मिला है। धीरे धीरे लोग इस मिशन से अट्रैक्ट होने लगे। आप जानते हैं कि लोग बड़ी बड़ी नौकरियां, पहले भी बताया गुरुदेव ने, बड़ी बड़ी नौकरियां, एक अच्छे हाई पेड सैलरी जॉब में लोग थे, उसको छोड़ के उन्होंने बोला नहीं, हमें शांति कुंज में गुरुदेव का कार्य करना है, वहां पे उन्हें कोई इस चीज के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं गुरुदेव ने फ्री ऑफ कॉस्ट रख रहे हैं, उनको फोर्स नहीं कर रहे कि आप मिशन का पार्ट बनिए, वो ऑटोमेटिक उनमें वो इंस्पिरेशन आ रहा है कि मुझे गुरुदेव की हेल्प करनी है। तो ये एक तरह से मिरेकल ही है कि कम समय में इतने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, और वो एक ही के वजह से हो रहे हैं, एक ही इंसान है, इसके पीछे इंसान नहीं कहेंगे, ही इज द इनविजिबल पावर, ही इज गॉड। उनका दादा गुरु का साथ गुरुदेव को था, जिसके कारण से ये सारे कार्य हो पाए। The method of begging money or raising funds through contributions was never adopted. गुरुदेव इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि ये लोगों से पैसे मांगने का, कि मैं लोगों से बेग करूं कि आप पैसे दे दीजिए। आप जानते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, मैं किसी को मलीन नहीं कर रही या किसी के बारे में रॉन्ग नहीं कह रही, बट आई एम पुटिंग फॉरवर्ड द रियलिटी, जो रियलिटी है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में बहुत लार्ज लार्ज अमाउंट के कॉन्ट्रीब्यूशंस लोग करते हैं, जो रिच पीपल होते हैं वो हाई कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, एंड आई नो वो अपनी श्रद्धा से करते हैं। पर बहुत बार क्या होता है ना कि एक अग्रीमेंट भी साइन होता है दो के बीच में, जहाँ पे लोग पैसा देते हैं और उनको कुछ एडवांटेज मिलता है इन अ वे। तो ये